हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूरिस नशा दर्पण में। तो बताऊं कि कुछ मेरे मित्रों के कमेंट्स है कि मैम एक बार आप मुझे महाभोज नाटक की पटकथा को समझाएं। तो मैं दरअसल आपको दिखाने वाली हूं मेरा ये पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ कंप्लीट इकाई का बना है मेरा। तो मैं चाहती हूँ कि ये पीडीएफ पूरा दिखाने के बाद, है ना, पूरा अच्छा आपको दिख रहा भी होगा कि नहीं, शायद अभी तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे हूँ ना टोटली, तो शायद दिखता होगा। ठीक है, मैं आपको पहले अपनी बात रख देती हूँ, इसके बाद में आपको पीडीएफ पे ले चलती हूँ, है ना। तो ये पीडीएफ जो अभी अभी स्क्रीन पे शायद शो नहीं कर रहा। ओके, मैं दिख रही है आपको। ओके, तो ठीक है। उनका कहना है कि एक बार मुझे आप समझाएं इस नाटक को। उनको समझ में नहीं आता है, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। और ये नाटक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि पहले इस नाटक को लेखिका ने, मन्नू भंडारी जी ने उपन्यास के तौर पे लिखा था। बाद में उन्होंने इसका नाट्य रूपांतरण किया। ठीक है, जब ये पहले नाटक था, जब उपन्यास था तो उसमें 9 दृश्य थे। जब ये नाटक बना तो नाटक में हो गए कितने? 11 दृश्य हो गए, है ना। नाटक में कितने दृश्य हो गए? 11 दृश्य हो गए। ओके, तो इस तरह हम देखते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, आपको पीडीएफ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इधर हो गई, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसकी पटकथा जो भी है मैं आपको समझा देती हूँ। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण जो संवाद हैं वो आपको बताने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि हमारा जो संवाद चल रहा है वो महत्वपूर्ण सीरीजों का ही चल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि जब उपन्यास प्रकाशित हुआ था तो 1989 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1979 में। ठीक है, 1979 में। और जब ये नाटक प्रकाशित होता है तो 1982 में प्रकाशित होता है। और आप ध्यान रखना कि ये जो नाटक की शुरुआत होती है एक मैदानी क्षेत्र से होती है, मैदानी क्षेत्र से, जहाँ पे बिशु की लाश रखी हुई है। बिशु की हत्या से ही इस नाटक का प्रारंभ होता है। इस नाटक में बहुत सारे पात्र हैं। ठीक है, बहुत राजनीतिक पात्र हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि यह नाटक, जो इस नाटक का जो बीज है यानी सूत्रधार है, वस्तुतः 1977 में एक बिहार पटना ज़िले में बेलछी नाम का गांव है। ठीक है, बेलछी नाम का गांव है जहां पे दलितों के साथ इस तरह से हादसा हुआ था। ठीक है, उसी का रूपांतरण इस नाटक में रखा गया है, जिसमें 9 दलित लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और इस नाटक में लेखिका ने बताया है कि किस तरह से एक राजनीतिक पार्टी अपने ओहदे के बल पर और दलित लोगों का किस तरह से शोषण करती है, उसी का चित्रण है। पात्र आप समझते हैं, पात्र कौन कौन से हैं आपने देखा होगा। जब भी आपके पास पीडीएफ होगा, मेरा अपडेट पीडीएफ या भी कोई पीडीएफ होगा या भी कोई पुस्तक होगी, उसमें आपने देखा है पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, पात्र इसमें आते हैं। ठीक है, दा साहब हैं, सुकुल बाबू हैं, लखन हैं, अप्पा साहब हैं, पांडे जी हैं, जमुना बहन हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं। ठीक है, फिर डीआईजी सिन्हा हैं, दत्ता बाबू हैं, भवानी हैं, नरोत्तम है। ठीक है, बिंदा है, रुकमा है और विशु है, जोगेश्वर हैं। ठीक है, एक पात्र जोरावर भी है और श्रीमती सिन्हा जी हैं। पात्र और भी हैं, पात्र बहुत ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल से 26-27 पात्र होते हैं। लेकिन कुछ पात्र हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, ये जो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, वही मैदानी क्षेत्र में विशु की लाश रखी हुई है, जहाँ पे पुलिस तकाजा करने आती है। पुलिस तकाजा करती है तो बोलती है शायद ससुरा खा पी के कहीं पड़ा रहा होगा, ऐसा करके। लेकिन विशु की हत्या क्यों कर दी जाती है, इसके पीछे का राज ये था कि विशु जो है हरिजन बस्ती का है। हरिजन बस्ती का एक बड़ा ही लगनशील है और हरिजन बस्ती को जागृत करने वाला एक युवा है। विशु क्या देख लेता है? विशु जब एक षड्यंत्र में नक्सलवाड़ी का झूठा आरोप जब इस पर लगता है, इसको जेल में जब बंद कर दिया जाता है, जेल से छूटता है। जेल से छूटने के बाद फिर से हरिजन बस्ती को जगाने का, जागृत करने का काम करता है। यानी हरिजन बस्ती को ये बताता है कि हमको वैसा नहीं रहना है जैसा हम पहले रहते थे। ठीक है, इसमें बताया गया कि करीब 30 पात्र हैं। उन 30 पात्रों में से कुछ ही है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि विशु है, मुख्यमंत्री दा साहब हैं, सुकुल बाबू है, ठीक है, रुकमा है, बिंदा है। ये इनकी कहानी ज़्यादातर नाटक में दिखाई गई है। हम देखते हैं कि विशु जो है
वो क्या देखता है, एक कोई घटना घटती है जिसको वो देख लेता है, आगजनी वाली घटना को बिशु देख लेता है और बिशु चाहता है कि वो ये बात पुलिस प्रशासन को बता देगा। ठीक है, इस कारण बिशु को कुछ गुंडे बुलाकर बिशु की फिर से निर्मम हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, अब इसमें जो जोरावर है, जोरावर ही हरिजन बस्ती में आग लगाने का काम करवाता है जिसमें 9 लोग मारे जाते हैं और इसका चश्मदीद गवाह बिशु ही है। आगे हम देखते हैं कि बिशु की लाश पुलिया के किनारे पड़ी होती है जहां जोरावर ही सुबह घूमने जाता है और जोरावर ने ही इस बात को देखा था। ठीक है, पुलिस तकाजा करती है, पुलिस अपना गवाह दे के चली जाती है, लेकिन इसका जो पक्ष में लड़ने वाला है, बिशु का मित्र है बिंदा, बिंदा उसके पक्ष में लड़ने को तैयार है। बिंदा को ये बात पता चल जाती है कि बिशु की जो है वो आत्महत्या कर दी गई है। ठीक है, तो इस कारण से जितना मुख्यमंत्री पार्टी के लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं या जो पत्रकारिता पार्टी के लोग हैं, सब उसके खिलाफ ही जवाब देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो रुकमा है वो बिंदा की उसकी प्रेयसी होती है बिंदा की, इसलिए बिंदा ने ही उसको मारा है। ठीक है, किसको? बिशु को मारा है। अब बिंदा को बाद में जेल जाता है, जबकि बिंदा बार बार अपनी बात को रखता है कि वो उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन केवल पत्रकारिता में नरोत्तम जो कि पत्रकारिता के सही पक्ष में करते हैं और बाकी जितने भी पत्रकार हैं सब राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक सत्ता दल से मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक कथा होती है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसके जो मूल संवाद हैं। ठीक है, संवाद आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, चाहे मैं बात करूँ इकाई 5 से लेकर के इकाई 10 तक का, तो संवाद आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नाटक हो, कोई भी विधा हो, उसकी पटकथा भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बगैर पटकथा के आप अपनी बात को सही से नहीं समझ पाएंगे। कितना भी आप संवाद पढ़े रहें तो भी आप शायद उतना बेहतर आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ महाभोज नाटक के कुछ संवाद हम देखते हैं। मैंने कहा है कि ये जो हमारा PDF है 46 पेज का, इसमें संपूर्ण नाटकों के कथन ही हैं। और मैंने आपसे ये भी बताया है कि जो हमारा अपडेट PDF है, अब आपका इकाई 1 का एक ही, इकाई 9 का एक ही PDF, इकाई 10 का एक ही PDF पहले हमें अलग अलग बना के आपको दिया करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा 90% महिलाएँ हैं हमारे 550 ग्रुप में। ठीक है, हमारा जो कोर्स है, कोर्स में 550 स्टूडेंट में से 90% महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि उनके लिए मुझे ये अलग से करना चाहिए। तो ये जो मेरी सफलता है, देखते हैं उसका रिजल्ट कितना अच्छा निकल के आता है, भी रिजल्ट आने पर ही बताऊँगी। बाकी PDF बहुत ही कमाल के हैं, यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता सुनिश्चित आपको मिलेगी। हम देखते हैं कि पहला कथन प्रथम दृश्य से है, मरे हुए और सोए लोगों में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोर वह टूटी और आदमी मर गया। ठीक है, जो सूत्रधार वहाँ पे आते हैं पुलिस कर्मचारी वगैरह, ये उनके द्वारा कथन ही कहा जाता है। तृतीय दृश्य के कुछ कथन महत्वपूर्ण है। दास साहब का कथन है। दास साहब कहते हैं कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। कथन आता है दास साहब का एक और कि होता है कभी कभी ऐसा भी, एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक फिर से कथन आता है, आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है। दास साहब। आगे कथन आता है, दास साहब का ही है, कि आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। ये भी कथन दास साहब का है। लखन का एक कथन आता है। लखन कहता है कि किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप। लखन कथन कहता है। दास साहब का कथन आता है, आवेश राजनीति का दुश्मन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। ठीक है, दास साहब का कथन है। एक कथन आता है दास साहब का कि अखबारों को स्वतंत्र होना ही चाहिए, वे ही तो हमारे कामों के असली दर्पण हैं। दास साहब का कथन है। फिर से दास साहब का एक कथन आता है कि पुलिस वालों का काम है बयानों और प्रमाणों के आधार पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करें। यदि ऊपर से कोई आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे। एक कथन आता है फिर से, कागजी योजनाएं विश्वास तोड़ देती हैं लोगों का। दास साहब कथन कहते हैं। एक कथन आता है, मेरे लिए राजनीति धर्म से कम नहीं, यदि तुम मेरा समर्थन चाहते हो तो गीता के उपदेश को गांठ बांध लो, आपको अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर कभी नहीं। ये कथन दास साहब का है। एक कथन महेश का आता है कि जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता, बिंदा। 5वें दृश्य का कथन आता है, एक इम्पॉर्टेंट है, दास साहब का कथन है कि याद रखिए कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता।
एक कथन और आता है कि पुलिस के सामने या जनता डरती है तो शर्म की बात है। यह कथन दास साहब का है। फिर से कथन आता है नरोत्तम का। नरोत्तम एक अच्छा पात्र है इसमें, जो पत्रकारिता करता है और पत्रकारिता करना ही छोड़ देता है जब देखता है कि अब दलित लोगों के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इस नाटक में बाद में जो महाभोज होता है, उधर बिंदा जेल में पिटाई खा रहा होता है, उसकी बड़ी प्रताड़ना होती है यह कबूल करवाने में कि वही बोले कि उसने ही विशु यानी विशेश्वर की हत्या की है। और उधर जो जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे दास साहब हों, DIG हों, सब वहाँ पे उनके बंगले पे महाभोज होता है। महाभोज यानी लगता है कि मानो ये लोग बिंदा और विशेश्वर, ठीक है, विशु के सब को नोच खरोच कर ही क्या कर रहे हैं, महाभोज कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग जश्न मनाते हैं और उधर वो जो व्यक्ति जिसने गलती नहीं की है अब वो सज़ा पा रहा है। ठीक है, तो वही है कि ये कहते हैं, नरोत्तम कहते हैं कि आप लोगों के लिए अखबार का मतलब है सिर्फ धंधा, कितने बेदम बेजान और नपुंसक हैं हम सब पत्रकार। 7वें दृश्य में एक कथन आता है महेश शर्मा का है कि यह सारी की सारी एजुकेशन अज्ञान में रखना चाहती है, हमको नहीं चाहती है हम अपने आसपास का असलियत जाने, उससे जूझें। आगे महेश शर्मा का फिर से कथन आता है कि इतने सीधे और बने बनाए जवाब तो आपको सिर्फ किताबों में मिल सकते हैं, और कितनी झूठ होती हैं किताबों की दुनिया। ठीक है, एक कथन बिंदा का आता है, क्योंकि बिंदा है जो सच के खिलाफ लड़ना चाहता है और तब भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होती है। कहता है कि जो ज़िंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की ज़िंदगी की, वो आत्महत्या करेगा? नहीं साहब, नहीं, उसे मारा गया है। ठीक है, वो कहता है कि बिंदा विशु को मारा गया है। ठीक है, जो लोगों से इतना प्यार करता है वो अपनी आत्महत्या कैसे कर सकता है। बिंदा का कथन आता है कि अजब है साहब आपका ये कानून, जो सच्चाई पे नहीं सबूत पे चलता है। कानून साले को आज बाजारू औरत बना के छोड़ दिया है, जिसे हर पैसे वाला जब चाहे अपने घर बिठा ले। 8वें दृश्य में एक महत्वपूर्ण कथन आता है कि खेती और राजनीति में बहुत फ़र्क होता है। कथन दास साहब का है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कथन है। बाकी मैंने कहा कि ये पूरा PDF इकाई 8 से है। ऐसा मैंने कोर्स में अभी इकाई 9, 10 पढ़ाना है। इकाई एक बार 6 हिंदी उपन्यास का मुझे रिवीजन करवाना है। इसी तरह से महत्वपूर्ण कथन का बाकी आपके पास वो 10 चीज़ें ऐड हैं जो मैंने आपसे कहा है कि आप उसको ज़रूर रखें। और जो अभी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ये मेरा कोर्स ज्वाइन करने का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत ही कम शुल्क में गुरु दक्षिणा देकर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और यदि आप मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को पर एक छोटा सा कमेंट भी आप छोड़ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और क्या वो समस्याएं हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मैं प्रयास करूंगी इसको सॉल्व करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।